Hello everyone, you're welcome in our YouTube channel Elevated Classes. So friends, आज हम क्लास 10 का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? इसको बहुत ही सरल परिभाषा के अनुसार सीखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में कुछ अंतर होता है या नहीं, तो हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन प्रतीकों व सूत्रों की सहायता से दर्शाते हैं उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको सूत्रों और प्रतीकों में जो लिखने की विधि होती है उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ प्रतीक H है और इसका फार्मूला H2 होता है हाइड्रोजन का। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है 2H2 प्लस O2 चेंजिंग इनटू 2H2O। तो 2H2O ये जल का सूत्र होता है और इस प्रकार से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। चलिए, हमने रासायनिक समीकरण को बहुत ही अच्छे शब्दों में सीखा है। इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम ढेर सारी अभिक्रियाओं को जानेंगे, सीखेंगे। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है यह अभिक्रिया? संयोजन का अर्थ होता है योग, और जब कोई दो पदार्थ योग कर लेते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं तो हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, इसकी सिंपल सी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या है? जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करके जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। तो C प्लस O2 जब यह कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल अभिक्रिया थी जिसके बारे में हमने जाना। अब हमारी अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? इसको भी एक सरल परिभाषा के अनुसार पढ़ते हैं। जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी इसका हम सीखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaCO3 इसका फार्मूला है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह दो भागों में टूट जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए, अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई परमाणु या समूह किसी यौगिक के परमाणु या समूह को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक परमाणु किसी दूसरे
यौगिक के परमाणु या समूह को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करता है और एक नया यौगिक बनाता है, इसे ही विस्थापन क्रिया कहते हैं। चलिए इसको हम एक अच्छे फार्मूला से सीखते हैं। इसका हमने उदाहरण लिया है। देखिए, जब कॉपर सल्फेट में आयरन मिला दिया जाता है, जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन मिला देते हैं, तो ये आयरन क्या करता है कि इस कॉपर को हटा देता है इसके विलयन से और उसका स्थान अपने आप ग्रहण कर लेता है। ये आयरन जो होता है इस कॉपर को हटा करके उसके स्थान पर चला जाता है और कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और इस प्रकार कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन जाता है, एक नया यौगिक बना लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक पीछे हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो पदार्थ अपने परमाणुओं व समूहों का आदान प्रदान कर नए पदार्थ बनाते, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। जब कोई दो पदार्थ अपने परमाणुओं व समूहों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी एक उदाहरण से सीखेंगे। ये कास्टिक सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl भी कहते हैं। तो क्या है ये HCl? जब इसमें ऐड किया जाता है और जब इसमें अभिक्रिया शुरू होती है तो यह दो पदार्थ बना लेता है, एक सोडियम क्लोराइड और एक जल। यहां पर क्या हुआ है, इन दोनों अभिकारकों के जो परमाणु और समूह थे वो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिए गए, NaCl में और हाइड्रोजन OH में। इस टाइप से ये वाटर बन गया और इनके परमाणुओं व समूहों का आदान प्रदान हो गया, इसलिए यह अभिक्रिया हो गई विस्थापन अभिक्रिया, जो क्लास 10th के लिए 100% महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। आज हम इस वीडियो में पूरा लेसन कवर करेंगे, जो भी इस लेसन के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती। उदाहरण क्या रहेगा इसका? कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्ट होती है तो यहाँ कॉपर और जल बन जाता है, H2O, Cu+H2O बन जाता है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हमारा अगला टॉपिक रहेगा वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। अब वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और दूसरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। एक होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो क्या होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया? हमने पीछे वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, कोई पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना देता है तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, यहाँ पर हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो एक होता है ऊष्मीय वियोजन और दूसरा होता है विद्युत वियोजन। पहला है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? बहुत ही सरल परिभाषा है। जब किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा देने से होता है तो इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है और जब हमने इसको ऊष्मा देना शुरू किया, जब हमने इसे ऊष्मा दी तो यह दो भागों में बट गया, दो भागों में टूट गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड में दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरी वियोजन अभिक्रिया है
विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब ये विद्युत वियोजन क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है तो इसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है इसका 2NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है। जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो यह दो भागों में टूट गया, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन में, तो यह दो भागों में टूट जाता है 2Na+Cl। और हमारा अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसको सीखते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अर्थात अभिकारक तथा उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अर्थात अभिकारक और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण हम इसका एक रिएक्शन के माध्यम से सीखते हैं। उसका रहेगा 2KClO3 और जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हमने इसको गर्म किया तो यह दो भागों में टूट गया, एक 2KCl और दूसरा 3O2। तो इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर, यहाँ 2K तो यहाँ भी 2K, यहाँ 2Cl, यहाँ भी 2Cl, यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो इस चेंजिंग इनटू के इधर और इधर जब परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तब हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा संक्षारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण इसका रहेगा लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण। संक्षारण को रोकने के कुछ उपाय होते हैं। हाथ पर ग्रीस लगाकर, हाथ पर पेंट करके हम किसी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। फिर एक और मेथड होती है टिनीकरण द्वारा। टिनीकरण क्या होता है? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, इसे हम टिनीकरण कहते हैं। इसके द्वारा भी किसी धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह संक्षारण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगला टॉपिक है हमारा अपचयन व उपचयन अभिक्रिया में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपचयन। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और उपचयन में हाइड्रोजन निष्कासित होती है। अपचयन में ऑक्सीजन पृथक होती है, उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है। और इसमें अपचयन में विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, जबकि उपचयन में विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है। हमारा अगला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? इसके बारे में सीखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास 10 के लिए यह अभिक्रिया। बढ़िया से पढ़ेंगे, सीखेंगे इसका। इसको भी एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से ही सीखेंगे और इसकी उचित परिभाषा भी जानेंगे। क्या है इस अभिक्रिया में? चलिए सीखते हैं इसको। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आपने ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं देखी होंगी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उदाहरण देखेंगे। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और साथ साथ में 98.3 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। और भी एक अभिक्रिया होती है जब
बिना बुझे चूने में पानी डाला जाता है, CaO में जब हम पानी डालते हैं तो इससे भी ऊष्मा मुक्त होती है और ये भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने पर ऊष्मा का शोषण होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है? N2 प्लस ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2NO बनाते हैं और यह अभिक्रिया पूर्ण होने में कुछ ऊष्मा शोषित की जाती है, 45 किलो कैलोरी। 45 किलो कैलोरी ऊष्मा शोषित की जाती है, तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? ऐसे करके यह क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होता है विकृत गंधिता? जब वसा तथा तेली खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक के लिए रख दिया जाता है तो इससे दुर्गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ही उच्च वसा और वो तेलीय खाद्य पदार्थ होता है, और जब हम उसको लंबे समय के लिए रख देते हैं तो उससे बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, अर्थात वह भोजन खराब हो जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसको ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण इसका हम देखेंगे, नमकीन है, आलू के चिप्स हैं, जब लंबे समय के लिए रख देते हैं तो इससे दुर्गंध आने लगती है, जो क्या है? जो विकृत गंधिता का ही उदाहरण। तो हमने विकृत गंधिता को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रश्न, जुगनू रात में क्यों चमकते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम जानेंगे इसको बड़े ही सरल शब्दों में। जुगनू में ल्यूसीफेरस प्रोटीन होती है जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रकाश का उत्सर्जन होता है जिससे जुगनू रात में चमकता है। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफी कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाते रहेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको ऐसे ही समय समय पर हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्ते।